पूरी दुनिया के तमिल लोगों को ये सच्चाई बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे तमिल नेता प्रभाकरन ठीक है, वो जल्द ही सामने आएंगे और ईलम तमिलों के जीवन को बेहतर बनाने का प्लान बताएंगे। ये दावा तमिलनाडु के पूर्व कांग्रेस नेता और वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ तमिल के अध्यक्ष पाझा नेदुमारन ने किया है। एलटीटीई प्रमुख प्रभाकरन को 18 मई 2009 को श्रीलंका सरकार ने वृद्ध घोषित किया था। मैं एलटीटीई सरगना प्रभाकरन के भारतीय सेना से भिड़ने का किस्सा सुना रहा हूँ और आखिर में बताऊंगा कि प्रभाकरन के अभी भी जिंदा होने के दावे में कितना दम है। पूरी कहानी को आसान बनाने के लिए इसे मैंने 5 चैप्टर में बांटा है। चैप्टर 1, 1948 में आजाद होते ही श्रीलंका में सिंगली और तमिलों में भिड़ंत शुरू हुई। श्रीलंका में जातीय संघर्ष मुख्य रूप से सिंगली और श्रीलंकाई तमिलों के बीच रहा है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश राज के वक्त से ही हो गई थी। सिंगली भाषा बोलने वाले यहाँ के मूल निवासी हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तमिल हिंदू है और इनमें भी 2 तरह के लोग हैं, एक जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं और दूसरे वो जिन्हें अंग्रेज 19वीं और 20वीं सदी में चाय, कॉफी और रबर के बागानों में काम करने के लिए दक्षिण भारत से ले गए थे। सिंगलियों का आरोप रहा है कि तमिल उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। इसी को लेकर तनाव पैदा हुआ और कई बार दंगे और गृह युद्ध हुए। श्रीलंका जब 1948 में ब्रिटिश राज से आजाद हुआ तो 1956 में वहां की सरकार ने सिंहला ओनली एक्ट लागू किया। इस एक्ट के जरिए तमिल को दरकिनार करके सिंगली को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। इससे नौकरियों और बाकी चीजों में तमिलों की अनदेखी होने लगी। इससे उनमें असुरक्षा और विद्रोह की भावना पैदा हुई। इसके विरोध में कई तमिल संगठन उठ खड़े हुए। इनमें से सबसे खतरनाक एलटीटीई था। इसका मतलब है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी एलटीटीई यानी तमिल देश को आजाद कराने वाले बाघ। इसका सरगना वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन था। ये लोग तमिलों के लिए अलग देश की मांग करने लगे। 1983 तक बात मारने की आ गई। 23 जुलाई को एलटीटीई के गुरिल्ला लड़ाकों ने 13 श्रीलंकाई सैनिकों को मार दिया। अगले ही दिन श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई। 3000 के करीब तमिल मारे गए। एलटीटीई ने इस मौके का फायदा उठाया और बड़ी संख्या में तमिल लोगों को अपने संगठन में शामिल कर लिया। मई 1985 में एलटीटीई गुरिल्ला युद्ध में माहिर हो चुके थे। इसी दौरान उन्होंने अनुराधापुरा में सिंगली समुदाय के पवित्र स्थल बोधि वृक्ष मंदिर पर हमला कर दिया। 1 घंटे के अंदर 150 लोग मारे गए। 1986 तक श्रीलंका सरकार और एलटीटीई समर्थक एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से भिड़ गए। जनवरी 1987 में राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने ने एलटीटीई और तमिलों के गढ़ जाफना में मिलिट्री शासन लागू कर दिया और 10,000 सैनिक उतार दिए। युद्ध होने लगा और बेगुनाह लोग मारे जाने लगे। चैप्टर 2, चीन पाकिस्तान से नजदीकी के चलते भारत ने मजबूरी में भेजी थी सेना। जयवर्धने की इस वक्त तक चीन और पाकिस्तान के साथ नजदीकी भी चर्चा में थी। ऐसे में भारत के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया था। भारत सरकार ने 2 जून 1987 को जाफना के तमिलों के लिए समुद्र के रास्ते सहायता भेजी, लेकिन श्रीलंका की नेवी ने इसे रोक दिया। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने 4 जून 1987 को ऑपरेशन पूमलाई चलाया। इसके तहत 5 एंटोनोवन 32 विमानों ने 25 टन की राहत सामग्री के साथ उड़ान भरी। इन विमानों को मिराज लड़ाकू विमानों के जरिए कवर किया जा रहा था। साथ ही भारत ने पहले ही कह दिया था कि उसके विमानों पर हमला युद्ध का ऐलान माना जाएगा। भारत के इस एक्शन से जयवर्धने दबाव में आ गए और एलटीटीई से समझौता करने को तैयार हो गए। जुलाई 1987 में श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच शांति की बात शुरू हो गई। भारत सरकार मध्यस्थ की भूमिका में थी। जानकार कहते हैं कि भारत का उद्देश्य श्रीलंकाई तमिलों को सुरक्षा के साथ साथ स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी दिलाना था। हालांकि एलटीटीई प्रमुख प्रभाकरन इससे खुश नहीं था। वह आजादी चाहता था। उसे दिल्ली बुलाया गया। अशोक होटल में प्रधानमंत्री राजीव गांधी उससे मिले। राजीव गांधी की बात मानकर उसने शर्त रखी कि शांति स्थापित होने के बाद उसे श्रीलंका सरकार में अहम भूमिका दी जाए। बताया जाता है कि राजीव गांधी के भरोसा देने के बाद प्रभाकरन मान गया। इसके बाद 29 जुलाई 1987 को कोलंबो में तीनों पक्षों ने शांति समझौते पर साइन किए।
प्रभाकरन को भारत लाने के लिए भारत ने श्रीलंका की अनुमति से भारतीय एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर जाफना भेजे थे। उसमें भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हरदीप पुरी भी गए थे। दिल्ली पहुंचने पर प्रभाकरन को अशोक होटल में ठहराया गया था। चैप्टर 3 गए थे शांति के लिए, लेकिन जंग में फंस गए। ऑपरेशन पवन। शांति समझौते के मुताबिक दोनों पक्ष जाफना में लड़ाई रोकने पर राजी हो गए। श्रीलंकाई सेना की वापसी के बाद और जाफना में चुनाव होने तक शांति बहाल रखने का काम भारत के जिम्मे आया। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF का गठन करके वहां भेजा गया। भारतीय सेना की 4 डिवीजन यानी लगभग 80,000 सैनिकों को श्रीलंका भेजा गया। इनका मुख्य काम वहां तमिल गुटों का सरेंडर कराना था। माना जा रहा था कि लिट्टे समर्थक भारतीयों से नहीं लड़ेंगे, इसलिए IPKF का काम सिर्फ निगरानी का होगा। इसे ऑपरेशन पवन नाम दिया गया, लेकिन यहीं पर सरकार और खुफिया विभाग गच्चा खा गए। अक्टूबर 1987 तक स्थिति यह पैदा हो गई कि भारतीय शांति सेना का LTTE से सीधा टकराव होने लगा। LTTE इस बात को फैलाने में भी कामयाब रहा कि भारतीय शांति सेना मानवाधिकारों का गंभीर हनन कर रही है। कई तमिल संगठन हथियार सरेंडर करने को राजी भी हो गए, लेकिन जैसे ही श्रीलंकाई सेना जाफना से रवाना हुई और भारतीय सेना ने अपने कैंप स्थापित किए, प्रभाकरन ने शांति समझौते को मानने से इनकार कर दिया। वे भारतीय सेना को निशाना बनाने लगे। इसके बाद भारतीय सेना ने LTTE के हेडक्वार्टर पर कब्जे की रणनीति बनाई। 11 अक्टूबर 1987 की रात पलाली, श्रीलंका में मौजूद 10 पैरा कमांडोज को जाफना यूनिवर्सिटी में LTTE के हेडक्वार्टर पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी दी गई। रात 1 बजे 2 मी हेलीकॉप्टरों ने 50 सैनिकों के साथ जाफना के लिए उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर मात्र 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। अभियान को गुप्त रखने के लिए हेलीकॉप्टर्स की सारी लाइट बंद कर दी गई थी। मिशन ओवरसीज डेयरिंग ऑपरेशन ऑफ द इंडियन मिलिट्री के लेखक सुशांत सिंह BBC को बताते हैं कि 2 की संख्या में 4 हेलीकॉप्टरों को वहां उतरना था, लेकिन जब पहले 2 हेलीकॉप्टर उतरने लगे तो उनकी तरफ तेज फायर हुआ। हालांकि हेलीकॉप्टर्स की आवाज में सुनाई नहीं दिया। जब उन्होंने दूसरे हेलीकॉप्टर के लिए रोशनी करने की कोशिश की तो उन पर इतना तेज फायर आया कि उन्होंने ऐसा करने का इरादा छोड़ दिया। इसके बाद हेलीकॉप्टर्स की दूसरी टीम आई तो उन्हें दिखा ही नहीं कि उन्हें उतरना कहाँ है। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। इन हेलीकॉप्टर्स में 53 कमांडोज थे। जब ये कुछ समय बाद वापस आए तो इन पर इतनी जबरदस्त गोलीबारी हुई कि हेलीकॉप्टर्स में बड़े बड़े छेद हो गए। बाद में गिना गया कि उस हेलीकॉप्टर में 17 छेद थे। सिख एएलआई के 29 जवान शहीद हो गए, जबकि 31 जवान वहां उतरने में कामयाब रहे। 1989 में राजीव गांधी चुनाव हार गए और VP सिंह की सरकार बनी। 1990 में 32 महीने बाद भारतीय सेना ने इस कार्रवाई को स्थगित कर अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। इसके बाद भी LTTE और श्रीलंका सरकार के बीच जंग चलती रही। 18 मई 2009 को श्रीलंका की सेना ने प्रभाकरन को मारकर LTTE को खत्म कर दिया। चैप्टर 4 कारगिल युद्ध के 2 गुने से ज्यादा जवान हुए शहीद, कुल खर्च 978 करोड़ रुपए। 15 दिसंबर 1999 को तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने राज्यसभा में बताया कि श्रीलंका में भारतीय सेना के 1165 जवान शहीद हुए और 3009 जवान घायल हुए थे। इस दौरान सरकार को कुल 978 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। हालांकि मिशन के दौरान 10 से 11,000 LTTE लड़ाके भी मारे गए और वो काफी कमजोर हो गए। इस मिशन के चलते ही 1991 में LTTE ने आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि 1999 में पाकिस्तान से हुए कारगिल युद्ध में कुल 527 जवान शहीद हुए थे और 1363 घायल हुए थे। यानी श्रीलंका में 2 गुने से ज्यादा भारतीय जवान शहीद और 3 गुना घायल हुए थे। ये फोटो 21 मई 1991 को तमिलनाडु के पेरुम्बुदूर धमाके से कुछ क्षण पहले चुनावी रैली में लोगों से मिलते राजीव गांधी की है। 1987 में LTTE लड़ाकों से मुकाबले के लिए भारत ने भी अपनी सेना भेजी।
भारत के इस कदम से एलटीटीई भारत के खिलाफ हो गया और उसने बदला लेने की ठानी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर एलटीटीई ने अपना बदला लिया। चैप्टर 5, प्रभाकरण के जिंदा होने के दावे में कोई दम नहीं। प्रभाकरण को 18 मई 2009 को श्रीलंका सरकार ने मृत घोषित किया था। सरकार ने बताया कि वो 17 मई 2009 को उस समय मारा गया जब देश के उत्तरी भाग में श्रीलंकाई सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन उनका शव श्रीलंकाई मीडिया पर दिखाया गया था। एक हफ्ते बाद एलटीटीई के प्रवक्ता सेल्वरासा पद्मनाथन ने उसकी मौत की पुष्टि की थी। 2 हफ्ते बाद डीएनए टेस्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि प्रभाकरण और उसके पुत्र एंथनी चार्ल्स की मौत हो गई है। इसलिए प्रभाकरण के जिंदा होने के दावे में कोई दम नहीं मालूम पड़ता। 18 मई 2009 को एलटीटीई चीफ प्रभाकरण की मौत के साथ ही श्रीलंका सरकार ने एलटीटीई के खात्मे की घोषणा की थी।